हनीमून एंजॉय करने के लिए ये कपल एक ऐसे अनजान आइलैंड पर चला जाता है जो एकदम से वीरान था और उन्हें वहाँ पर कुछ दिन सरवाइव करने थे। लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो उन्हें बाहर जाने ही नहीं देती। पता नहीं वो लास्ट तक सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है बेथ और कैरी नाम के दो कपल को दिखाते हुए। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और अपने बाकी दोस्तों के साथ कई दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहते थे। वो यही सोच रहे थे कि वो दोनों सिर्फ अकेले रहकर एंजॉय करें। इस वजह से कैरी ने एक आइलैंड के बारे में सजेस्ट किया जो उनके कॉन्टिनेंट से थोड़ी ही दूरी पर है। बेथ को भी ये प्लान अच्छा लगता है, यानी वो उस आइलैंड पर जाकर एकदम अकेले जिंदगी गुजारेंगे कुछ दिनों के लिए। तो अब दोनों की मंजूरी होने के बाद वो उस आइलैंड पर जाने के लिए एक आदमी को हायर कर लेते हैं। उसका नाम डेविड होता है जो यही सारे काम किया करता था। बेथ और कैरी के अच्छे पेमेंट देने पर वो उन दोनों को अपनी बोट पर बिठाकर सीधा उस आइलैंड पर लेकर चले जाता है। वो आइलैंड सच में एकदम वीरान लग रहा था। ना ही कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। सच में ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ दिन यहाँ एकदम बेफिक्र होकर बिताएंगे। अब डेविड जाने से पहले ये कह रहा था कि तुम्हारे पास 2 वीक का समय है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आई तो तुम मुझे पहले ही कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेथ कह रही थी कि हम यहाँ पर अकेले एंजॉय करने आए, तो हम समय से पहले बिल्कुल नहीं आने वाले। डेविड को जब कह दिया गया कि वो चले जाए तो वो नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। यानी अब सच में इस आइलैंड पर सिर्फ बेथ और कैरी मौजूद हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि डेविड ने उन्हें सरवाइव करने की कई सारी चीजें बता दी थी और अब वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। पर कहते हैं कि ज्यादा एक्साइटमेंट कभी कभी भारी पड़ जाती है। वही सेम चीज बेथ और कैरी के साथ होने वाली थी। अब वो दोनों मिलकर उस आइलैंड की खुली बीच पर बहुत घूम रहे होते हैं। साथ ही साथ बेथ एक वीडियो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आने वाले समय में ये मेमोरी के तौर पर उनके पास प्रिजर्व रहे। वो दोनों कभी बीच पर टाइम स्पेंड करते तो कभी पानी में चले जाते नहाने के लिए। जो उनके मन में आए दोनों वही कर रहे थे। बेथ और कैरी तो जब मन चाहा इंटीमेट हो जाते और पास आकर एक दूसरे से प्यार जताते। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच अचानक कैरी की नजर गई सैंड पर मौजूद छोटे पैरों के निशानों के ऊपर। ये पैर किसी बड़े इंसान नहीं बल्कि छोटे बच्चे के लग रहे थे। वो दोनों इस बात से कंसर्न हो गए कि यहाँ पर कोई छोटा बच्चा गुम तो नहीं हो गया है। इसी वजह से वो उस निशान का पीछा करते हुए फॉरेस्ट में चले जाते हैं। पर एक मोमेंट पर आने के बाद पैरों के निशान खत्म हो गए थे और अब कैरी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि डेविड ने बताया होता है कि ये आइलैंड एकदम वीरान है। फिर आखिर यहाँ पर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान क्या कर रहे हैं। बेथ तो कैरी को ज्यादा सोचने से मना करती है और वापस लेकर चली जाती है बीच के किनारे। अब यहाँ रात के समय आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी थी, तो कैरी फॉरेस्ट में जाकर कई सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। पर वहीं उन्हें कुछ हड्डियां दिखाई दी जो कि वो समझ नहीं पा रहा था कि इंसानों की है या फिर जानवरों की। कैरी फिलहाल के लिए उन चीजों पर ध्यान दे ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई गुजर रहा है दूर दूर तक देखने पर, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके पास में आ जाता है बेथ के। बेथ भी उसका टेंट लगाने में मदद कर रही थी। उस मोमेंट पर कैरी ने बेथ को बताया कि वहाँ पर हड्डियां मिली हैं मुझे। बेथ इन चीजों को सीरियस नहीं लेती क्योंकि उसे लगा कि ये किसी जानवर की होंगी। इतनी बड़ी हड्डियां तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। दोनों ने वहां लकड़ियों में आग जला दी और आसपास बैठकर बातचीत करने लगे। वो अपने प्लान्स बनाने लगे कि आने वाले समय में वो कौन सी रोमांचक चीजें करेंगे। पर दोनों को क्या अंदाजा कि यही रोमांचक चीजें उन्हें मुसीबत में डालने वाली हैं। अब बेथ और कैरी जब बातचीत कर रहे थे तो उन्हें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। रात भी होने जा रही होती है, तो इसीलिए वो कैंप में चले जाते हैं सोने के लिए। दोनों का ये भी प्लान था कि वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे, पर उनकी आंख लगते ही अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पत्तों को जोर से तोड़ रहा है। बेथ बहुत ही ज्यादा डर गई और कैरी को जब उठाती है तो कैरी यही बोलने लगा कि शायद बहुत तेज हवा चल रही है। इस पूरे आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है, तो हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेथ भी कैरी की बातों को समझ जाती है और बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती। दोनों वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। कई घंटों बाद जब सुबह हुई तो कैरी बाहर निकलकर पानी में नहाने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बेथ उसे तुरंत बुलाती है अपने पास क्योंकि उसने जो अंडरगारमेंट्स अपने निकाले थे उसे किसी ने पेड़ के ऊपर टांग दिया है। अब ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी कि जब वो इस आइलैंड पर अकेले हैं तो फिर ये किसका काम हो सकता है। इस मोमेंट पर कैरी भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था क्योंकि उसने तो ये काम नहीं किया था, यानी कोई और यहाँ पर उनसे पहले आया है जो हो सकता है कि उनके साथ प्रैंक कर रहा हो। इस वजह से कैरी बेथ को लेकर फॉरेस्ट में जाता है आवाज लगाते हुए कि जो भी है सीधा सामने आ जाए। बहुत देर तक वो दोनों फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो दोनों तो वापस बीच के किनारे चले जाते हैं और उन्हें यहाँ पर पूरे 2 दिन बीत चुके थे। अभी भी उन्हें 2 वीक का समय यहाँ पर बिताना है, यानी और सारी खाने पीने की चीजें उन्हें खुद ही देखनी होंगी क्योंकि ये कैरी का चैलेंज था कि हम कोई भी रिसोर्सेज अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे।
सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड होगा और डेविड ने उन्हें जिस तरीके से सिखाया है वही फॉलो करेंगे। इस वजह से कैरी और बेथ पानी में चले जाते हैं कुछ शिकार करने के लिए। वहाँ पर उन्हें कुछ मछलियाँ मिल जाए तो वो उन्हें भून कर खा सकते हैं। अब दोनों मजे करते हुए जब मछलियाँ पकड़ ही रहे थे तभी अचानक पता चला कि बेथ का पैर एक स्टार फिश के ऊपर जाने से बच जाता है। कैरी भी उसके ऊपर पैर रखने वाला था लेकिन बेथ ने उसे बचा लिया। ये इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी स्टार फिश थी जिसके ऊपर बड़े बड़े स्टिंग होते हैं। ये स्टिंग अगर किसी इंसान को लग जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो सकता है। अगर सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो वो मर भी सकता है। बेथ की अच्छी तरीके से बताने पर कैरी समझ जाता है और फिर वो कुछ मछलियां पकड़कर जैसे ही किनारे पर जाते हैं तभी उन्हें फॉरेस्ट में से कुछ आवाजें आने लगी। ध्यान से देखने पर यह लग रहा था कि कोई रो रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। ये नोटिस करने के बाद दोनों इतना तो समझ गए कि उनके अलावा कोई तो वहाँ पर फंसा हुआ है। इस वजह से वो जाकर देखने लगे और वही आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें कोई दिखाई तो नहीं देता लेकिन उन्हें फॉरेस्ट के बीचों बीच एक छोटा सा कैबिन मिला। अब वो कैबिन यहाँ क्या कर रहा है यही पता करने के लिए वो पास में जाने लगे। अब बेथ और कैरी हिम्मत करके जब उस कैबिन के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा रूम बना हुआ था। सोने की जगह होती है और कई सारी रहने की चीजें वहाँ पर पड़ी हुई थी। बेथ ये सब देख नहीं सकती थी इसीलिए वो बाहर चली जाती है लेकिन कैरी और भी ज्यादा अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कैरी इतना समझ गया कि यहाँ पर पहले कोई सोया था क्योंकि उस जगह पर और भी सारे हाउस होल्ड की चीजें थीं जो इंसानों को जरूरत लगती हैं। लेकिन फिलहाल वो जगह एकदम से वीरान थी। अच्छे तरीके से देखने के बाद कैरी को उसकी लकड़ी की दीवारों पर कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं जैसे कोई यहाँ पर फंसा होगा और अपने दिन काट रहा होगा। पर साइड में उसे एक और ड्राइंग दिखाई जाती है जहाँ एक लेडी दूसरे को मार रही है। वो तो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स निकाल रही थी। ये देखने पर तो बहुत ज्यादा डरावना लगता है लेकिन कैरी ने इन चीजों के बारे में बेथ को नहीं बताया। वहाँ पर तो एक चूहा भी आ गया जिसकी आहट सुनकर कैरी काफी डर भी जाता है। अब जब बेथ कैरी को बाहर बुलाती है तो वो किसी की ग्रेव देख रहे थे। उस पे कोरल नाम लिखा हुआ था यानी किसी लेडी को यहाँ मारकर दफना दिया गया। दोनों एकदम से चिंतित थे कि ये पूरी घटना कब हुई। शायद इन चीजों को कई साल बीत चुके होंगे जब इस आइलैंड पर अलग अलग लोग आया करते थे। यानी इस मोमेंट पर कैरी बता देता है कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बेथ और कैरी अब इन चीजों को छोड़कर फिर से अपने वेकेशन पर ध्यान देने लग जाते हैं। अब तो बेथ ने अपना कैमरा निकाल लिया जिसके अंदर उसने बहुत सारी उनकी वीडियोस बनाई थी। कैरी भी उसमें बहुत क्यूट लग रहा होता है और वो ये सारी चीजें उसे दिखा रही थी। तभी अचानक बेथ ये नोटिस करती है कि जब वो टेंट में सो रहे थे तभी भी किसी ने उनका कैमरा उठाकर सब शूट किया था। ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है क्योंकि उनके अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। फिर कैमरा किसने उठाया और शूट किसने किया? कैरी एकदम चिल आउट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी बच्चे का प्रैंक होगा। पर बेथ बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तो कहने लगी कि उसे यहाँ से जल्द निकलना है। यानी जो लेडी शुरुआत में एकदम कॉन्फिडेंट थी कि वो यहाँ 2 हफ्ते सर्वाइव कर लेंगे वो इस छोटे से इंसिडेंट के कारण वापस जाना चाहती है। जबकि कैरी इसे कोई बड़ी बात नहीं मान रहा था। वो बेथ को समझाता है कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट है। इतना बोलने पर बेथ तो समझ गई लेकिन कैरी ने जो चीज नजरअंदाज की है वही आगे चलकर एक बहुत ही गंभीर बात बन जाएगी। वो दोनों तो उस आइलैंड पर फिर से शूट करने लग जाते हैं और साथ में किसी फ्रेंड्स की तरह खेलने लगते हैं। बेथ और कैरी फिर से उसी फॉरेस्ट के अंदर चले गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। उन्हें यही लग रहा था कि जितनी भी अनजान चीजें उन्होंने नोटिस की हैं वो एकदम कोइंसिडेंट है। तो अब वो बाकी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। अब अचानक वो उसी केबिन के पास पहुंच गए जिसके अंदर अजीब सी चीजें मौजूद थीं। अचानक हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि वो केबिन अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा चुका है। पहले वो थोड़ा पीछे हुआ करता था लेकिन अब उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। फिलहाल बेथ और कैरी इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लोर करते हुए अचानक उन्हें पानी के अंदर एक नाव दिखाई दी। उस नाव पर 2 लोग मौजूद थे जो गन की मदद से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। देखने से यही लगता है कि वो दोनों शिकारी हैं और इसी आइलैंड के आसपास रहते हैं। बेथ को यही मन कर रहा था कि वो उन दोनों को बुलाकर यहाँ से निकल जाए लेकिन कैरी उसे समझाता है कि कुछ और दिन हमें बस यहाँ पर बिताने हैं। हम अच्छी तरीके से यहाँ एंजॉय करके अपना वो चैलेंज पूरा करेंगे। कैरी के लिए बेथ एकदम शांत रहती है और उन दोनों आदमियों को आवाज नहीं देती। रात होने पर दोनों फिर से चले गए थे सोने के लिए। बेथ को नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोचती है कि वो आवाजें किसकी हैं। वो सारी रोने की आवाजें वापस से आने लगी। कैरी और बेथ दोनों ही उठ जाते हैं और वहाँ से आसपास देखते हैं कि कौन रो रहा है। कैरी ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाकर चेक करेगा पर बेथ इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो कैरी के पीछे पीछे आ जाती है। दोनों ट्रेवल करते हुए उस केबिन के पास पहुंचे और जब अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ नीचे की तरफ एक किताब रखी हुई थी। कैरी को यहाँ इंटर करने से पहले पन्नों की पलटने की आवाजें आ रही थी, यानी कुछ मोमेंट पहले इसे कोई पढ़ रहा था। किताब को ओपन करके देखने पर उसे ज्यादा कुछ नहीं समझता क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टॉपिक के बारे में बात किया
किया गया था। कैरी जब बाहर आता है तो वो बेथ के साथ देख पा रहा था कि कोरल का जो ग्रेव मौजूद होता है उसकी किसी ने पूजा की है और वो सारे फूल एकदम ताजा लग रहे थे, यानी उनके अलावा कोई तो है जिसने ये काम किया है। बेथ और कैरी को तो लगने लगा कि जिन दो मछुआरों को उन्होंने देखा था शायद ये उनका ही काम है और जितने भी प्रैंक अब तक किए गए हैं वो उन दोनों ने ही किए हैं। तो इसलिए बेफिक्र होकर वो वापस से चले गए अपने टेंट में सोने के लिए। कैरी अब ये जानने के लिए कि आखिर कौन आवाज करता है रात भर जगा रहा, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि उस रात आवाजें बिल्कुल नहीं हुई। इसी रीजन की वजह से बेथ और कैरी सो जाते हैं। सुबह उठने पर सब एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन उनके साइड में कई सारी जेलीफिशेस को मारकर लटकाया गया था। ये काम उन्हीं दोनों मछुआरे का हो सकता है जो जानबूझकर ये कर रहे हैं। बेथ इससे बहुत ज्यादा डर गई और वो कैरी को कहने लगी कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कैरी भी नोटिस कर रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए वो सैटेलाइट फोन लाने के लिए कहता है ताकि वो डेविड से कांटेक्ट कर सके। लेकिन एक्चुअल बात पता चली कि उनका वो सैटेलाइट फोन भी चोरी हो गया है, जिसे उन दोनों मछुआरों ने ही चुराया होगा। इसीलिए वो बेथ के साथ सीधा चला जाता है उन दोनों मछुआरों के पास जो किनारे पर मछलियां पकड़ रहे थे। सैटेलाइट फोन के बारे में बात करने पर शुरुआत में तो उन मछुआरों ने कुछ नहीं कहा, फिर जैसे जैसे बात बढ़ती चली गई उनमें से एक आकर बेथ के साथ बदतमीजी करने लगा था। दूसरा वाला तो कैरी को पकड़कर मारने लगा होता है, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों अपने आप को छुड़ाते हैं और उन दोनों मछुआरों से काफी दूर चले जाते हैं। अब तो बेन और कैरी के मन से सारी एक्सप्लोरेशन एकदम से खत्म ही हो गई थी, उन्हें सिर्फ यहाँ से निकलकर अपने घर वापस जाना था। अब कैरी बहुत गुस्से में कह रहा था कि हमें सैटेलाइट फोन उनसे लेना होगा, तब जाकर ही वो मदद मांग पाएंगे। आसपास ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो उनकी बोट पर जाकर चेक करने का डिसाइड करता है। उसने बेथ को किनारे पर ही रोक दिया और कहा कि जब भी वो दिखे तो मुझे सिग्नल देना। तुरंत ही अपने कपड़े निकालकर वो पानी में कूद गया और सीधा पहुंच जाता है उनकी बोट पर। बोट के चारों तरफ सैटेलाइट फोन देखने के साथ साथ वो रेडियो से भी सिग्नल भेज रहा था, लेकिन उनके पास वैसी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से कोई वे निकल नहीं पाता। लेकिन यहाँ कैरी की नसीब बहुत खराब थी क्योंकि वो दोनों मछुआरे वहाँ पहुँच जाते हैं। उन दोनों ने सीधा कैरी पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ ही देर में वो बेथ को भी अपने साथ बंदी बना ले रहे थे। अब जैसे ही रात होती है और उन दोनों को होश आता है तो वो बेथ के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कैरी आजाद होने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसके हाथ पैर बांध दिए गए होते हैं। उन दोनों मछुआरों के पास गन भी मौजूद थी, जिससे लग रहा था कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाने ही वाले हैं। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों मछुआरे एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गए और अपनी गन लेकर उसके पीछे जाने लगे। अब इसी मौके का फायदा उठाकर कैरी अपने हाथ पैर ओपन करता है और बेथ को भी जाकर आजाद कर देता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हुए झाड़ियों के इलाके में जाने लगे ताकि इन दोनों खतरनाक मछुआरों से बच सकें। पर तभी अचानक एक गन चलने की आवाज आती है। बेथ और कैरी जब झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे तो उनमें से एक मछुआरे को गोली लगी थी। आखिर वहाँ पर कौन था जिसने उनकी ही गोली उन्हें ही मार दी? दूसरा साथी अपने उस फ्रेंड को लेकर जा रहा होता है नाव पर, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हो चुका था। वो इतना ज्यादा घायल होता है कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, इसीलिए वो नाव पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बेथ को तो अच्छा लग रहा था कि जिसका डर था वो चले गए हैं, यानी कुछ दिन जो बचे हैं वो यहाँ आसानी से बिता लेंगे। कैरी और बेथ एकदम बेफिक्र होकर अपने टेंट में चले जाते हैं और रात भर चैन की नींद लेकर सुबह उठते हैं। लेकिन अब बेथ नोटिस कर रही थी कि सैंड के ऊपर जो ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं वो सीधा उस केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। इसीलिए अब बेथ उन धब्बों को फॉलो करते हुए सीधा अंदर पहुंचती है और उस बुक को देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसके आने से पहले कोई ये बुक वापस से पढ़ रहा था, यानी उनके साथ फिलहाल जो अनजान चीजें हो रही हैं वो रिवील नहीं हुई। जरूर इसके पीछे कोई अनजान शक्ति का हाथ है। बेथ उस बुक को पढ़ने के बाद अब कैरी के पास लेकर आ जाती है और उससे सच्चाई बताती है। बुक में कोरल नाम की उसी लेडी के बारे में बताया गया था जिसका ग्रेव केबिन के पास मौजूद है। उस बुक के मुताबिक कोरल सबसे पहले अकेले इस आइलैंड पर आई थी, पर लापरवाही के कारण उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और उस समय कोरल अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों से मदद भी मांगती है। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा बुरे थे कि उन्होंने कोरल की मजबूरी का फायदा उठाया और उस कंडीशन में भी उसके साथ गंदी हरकतें की। बेचारी कोरल को उन्होंने मार दिया, फिर उसी जगह पर दफना दिया होता है। पर एक्चुअल बात थी कि कोरल की आत्मा को शांति मिली ही नहीं कभी। उस मोमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि इस पूरे आइलैंड से कोरल जुड़ चुकी है। ये किताब जिस भी आदमी ने लिखी थी वही उस केबिन में रहा करता, और उसे इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जो भी इस आइलैंड पर आता है कोरल उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वो भी इस तरीके से ट्रेवल करने ही आए थे। कैरी तो ये चीजें सुनकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। बेन और कैरी इन सारी आत्माओं और काला जादू के बारे में कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए वो दोनों उस आइलैंड पर अब वापस से नॉर्मल डेज बिताने लग जाते हैं। कैरी बीच के किनारे चला गया था और बेथ कोरल के ग्रेव के पास आकर कुछ फूल रख देती है, लेकिन अचानक केबिन में से फिर रोने की आवाजें आती हैं। बेथ उसके बाद केबिन में देखने ही चली गई।
हमें तो कैरी बैठा हुआ म्यूजिक सुनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे अचानक एक परछाई होती है। वो उसके धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन कैरी जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे जो कोई भी था वो गायब हो चुका होता है। यानी वो जिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर कोरल की जगह पर कभी हम होते जो ऐसे आइलैंड पर आए हैं घूमने के लिए और अचानक हमें किसी सांप ने काट लिया है, अगर कोरल को कुछ सर्वाइवल टिप्स पता होते तो वो ना ही दूसरों से मदद मांगने जाती और ना ही उसके साथ कुछ गलत काम होता। कई सारे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की टेक्निक अप्लाई करने पर ये कुछ बातें निकल कर आई हैं, जिससे हम सांप के काटे जाने के असर को बहुत कम कर सकते हैं। अब सांप काटे जाने पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जितना हो सके हमें हिलना नहीं है। हमारी बॉडी जितना मूवमेंट करेगी और हम जितना डरेंगे उतना ही वेनम हमारे दिमाग या फिर हार्ट की तरफ बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि सांप हमारे पैर पर या हाथ पर ही काटते हैं। तो जिस भी हिस्से को काटा गया है उसके कुछ ही दूरी पर एक ऐसी रस्सी बांध दीजिए जिससे बहुत सारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा। यानी सांप का वेनम आपके हार्ट या फिर दिमाग तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। याद रहे, हम कितना भी कोशिश कर ले वेनम को पूरी तरीके से नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन उसे हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचने के लिए स्लो डाउन तो किया जा सकता है। जितने भी हेल्पलाइन नंबर है सबको अपनी कंडीशन के बारे में बता दीजिए और सांप ने जिस भी पर्सन को बाइट किया है उसे जगाए रखिए। वो अगर बेहोश हो जाएगा तो उसके उठने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो CPR या फिर माउथ टू माउथ देते रहिए, क्योंकि किसी भी नॉर्मल सांप के काटे जाने पर हम कुछ ही घंटे तक जिंदा रह पाते हैं और उसी ड्यूरेशन में हमें मेडिकल टीम के पास पहुंचकर एंटीडोट लेने होंगे, नहीं तो हमारा खून एकदम से जम जाएगा और फिर मरने से तो कोई नहीं बचा सकता। पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम सांप के काटे जाने पर वेनम के असर को स्लो कर सकते हैं। अब बैथ इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी, क्योंकि उसे लगता है कि जो कहानियां उसने किताब में सुनी है वो सब सच है या रियलिटी में कोरल की आत्मा घूम रही है जो हम सभी को मारने वाली है। लेकिन कैरी इन चीजों पर अभी भी भरोसा नहीं करता था। वो यही कहता है कि अगर ये बात सच होती तो हम दोनों भी अब तक मर चुके होते। कैरी जैसे तैसे बेथ को एहसास दिला देता है कि ये सारी चीजें झूठ हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब रात के समय जब वो दोनों सोए रहते हैं अपने टेंट के अंदर, तो सच में हमें कुछ दिखाई दिया। वो किसी लेडी की परछाई थी जो उनके ऊपर नजर रख रही होती है और इसका एहसास उन दोनों को भी होता। रोने की आवाजें और कई सारी गर्जनें वहाँ पर सुनाई देती। देखते ही देखते उन्हें वहाँ पर एक हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन बेथ और कैरी अब डरने लगे थे, खास करके बेथ जो बिल्कुल भी अब एंजॉय किए बिना वापस घर जाना चाहती थी। कैरी भी अब पूरी कोशिश करता है कि उन्हें कोई मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। दोनों नोटिस करते हैं कि ऊपर से कई सारे हेलीकॉप्टर और प्लेन जा रहे हैं, यानी इस जगह के रास्ते पर कई प्लेन्स उन्हें मिल सकते हैं, सिर्फ उन्हें सिग्नल देना होगा। तो अब कैरी कई सारी लकड़ियों को जमा करने लगा जिससे वो जलाकर एक धुएं का सिग्नल बना दे, फिर कोई भी उसे देखकर यहाँ पर मदद करने आ जाएगा। बेथ भी कई सारी लकड़ियां जमा करती हैं और अब कैरी को अचानक फॉरेस्ट में से किसी के सिग्नल मिल रहे थे। ये एक्चुअल में सैटेलाइट फोन की आवाज होती है जो सीधा उसी केबिन से आ रही थी। कैरी जैसे तैसे जब उस केबिन के अंदर पहुंचा तो वो सैटेलाइट फोन रिंग हो रहा था। उसमें किसी का नंबर शो नहीं होता, लेकिन जैसे वो पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी से मदद मांग रही थी कि उसके साथ गलत काम हो रहा है। कैरी ये देखकर एकदम डर गया और उसने सैटेलाइट फोन फेंक दिया जिससे वो टूट गया होता है, पर इस चीज के बावजूद भी उसमें से अभी भी रिंगिंग हो रही थी, यानी सच में वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। पता चला कि पीछे की तरफ वही लेडी दिखाई गई जिसका नाम कोरल था और ये उसकी आत्मा होती है जिसके हाथ में चाकू होता है। कैरी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम दंग रह गया, पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि कोरल की आत्मा उसके ऊपर चढ़कर कैरी को मार देती है। यानी बुक के अकॉर्डिंग कैरी का काम तमाम हो चुका था, सिर्फ अब बेथ ही बची थी जिसे अभी तक कुछ पता नहीं चला होता। बेथ तो फिलहाल कैरी को ही ढूंढते हुए फॉरेस्ट में घूम रही थी। बेथ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी जब कैरी उसे नहीं मिलता। ट्रेवल करते हुए जब वो उस केबिन के पास पहुंची तभी उसे कोरल की ग्रेव दिखाई जाती है जिसके फूलों पर खून की बूंद टपक रहे थे। जैसे ही वो ऊपर देखती है तो पता चला वहाँ कैरी की डेड बॉडी लटकी हुई है। बेथ इतना ज्यादा घबरा गई कि वहीं पर वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सब कुछ एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया था। वहाँ ना तो डेड बॉडी पड़ी थी और ना ही खून के धब्बे होते हैं। लेकिन अब बेथ यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। वो तुरंत भागती है बीच की तरफ ताकि वो निकल जाए, लेकिन साइड में उसे किसी की ग्रेव दिखाई गई। लग रहा था कि कैरी को मारकर यहीं दफनाया गया है और उसके साइड में ही एक और ग्रेव खुदी हुई थी। ऐसा देखकर लग रहा था कि वो बेथ के लिए बनाई गई है। बेथ इतना तो मान चुकी थी कि कोरल की आत्मा सच में उनके साथ खेल खेल रही है। उसने सबसे पहले कैरी को मारा और अब बारी थी बेथ की। बेथ को अचानक किनारे के थोड़े अंदर की तरफ कोई इंसान दिखाया जाता है, इसलिए वो उसे जोर जोर से पुकारने लगती है। वो तो सीधा उसकी तरफ भाग रही थी और अचानक भागते हुए उसका पैर स्टार फिश के ऊपर चला गया।
बेथ को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो रोने भी लगी, और जिस इंसान को देखकर वो उसके पास जा रही थी वो एक्चुअल में कोरल की ही आत्मा थी। वो तो पीछे मुड़कर बेथ को देखकर हंसने भी लग जाती है। बेचारी बेथ जो स्टारफिश से अब तक बचते आई है वही उसका शिकार हो गई, और वो सेम उसी तरीके से रो रही थी जैसे कोरल रात के समय रोती थी। वो स्टारफिश के स्टिंग्स उसके पैर में घुस चुके होते हैं और विदाउट ट्रीटमेंट की बेथ का बचना नामुमकिन था। वो उसी जगह पर अनकॉन्शियस पड़ी रही। अब उस बीच पर सिर्फ हमें बेथ और कैरी की यादें ही दिखाई जाती हैं कि कैसे वो यहाँ एंजॉय किया करते थे। उनकी सारी बिलोंगिंग्स वहीं पर छूटी रहती हैं, और जब 2 हफ्ते बीत गए तो हमें पता चला डेविड अपनी नाव लेकर वहाँ आ गया है, यानी वो उन्हें वापस लेकर जाएगा। लेकिन बीच पर सिर्फ सामान के अलावा बेथ और कैरी दिखाई नहीं देते। डेविड थोड़ा सा सोच में पड़ गया, इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करता है। वो तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए उस केबिन में चला गया जहाँ पर किताबें और वो सैटेलाइट फोन रखे गए थे। जब डेविड उन चीजों को देख रहा था तभी हमें पीछे से बेथ दिखाई गई, जो तुरंत ही आकर डेविड को मार देती है और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हमें कोरल की ग्रेव के पास एक और ग्रेव दिखाई जाती है जो कि बेथ की थी, यानी कोरल की आत्मा ने बेथ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि एक बेथ ही थी जो कोरल के दर्द को समझती थी। एक्चुअल में देखा जाए तो बेथ तो अपनी गलती की वजह से मरी है, क्योंकि उसने जहरीली स्टारफिश के ऊपर पैर रख दिया था और विदाउट मेडिकेशन के वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन अब लगता है कि बेथ भी कोरल के साथ मिल चुकी है, और जो भी साइलेंट पर आएगा दोनों की आत्मा उन्हें तड़पाकर मार ही देगी। यानी बेचारे बेथ और कैरी का हनीमून एक खतरनाक इंसिडेंट में बदल गया, जहां उनकी कहानी खत्म हो गई। हमारी भी स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरीके की और भी मजेदार कहानियां ढूंढ कर लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।